नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। आज उसी के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण पे ये हमारा फोकस दूरी है, यानी ये हमारा फोकस है, ये हमारी फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है इसके, ये सीपी जो दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या है। अब इस दर्पण पर एक किरण हमारी सीएम आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमारी क्या होंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो ये किरणें हमारी फोकस से होकर जाएंगी। तो ये देखिए ये एम एफ, यहाँ से किरण हमारी फोकस से जा रही है। अब दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी दर्पण पर, टकराने के पश्चात फिर दर्पण वक्रता केंद्र से वापस चली आएगी। तो यहाँ से ये जो सीएम किरण है हमारी, ये दर्पण पर लंब है। अब हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो आ रही है किरण, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और ये हमारी हो गई परावर्तित किरण। चूंकि ये इस पर लंब है तो इसको हम अभिलंब भी कह सकते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया। अब ये देखिए परावर्तित किरण है, तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो हमने बताया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AMC बराबर एंगल CMF, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। यहाँ से ये एंगल बराबर इस एंगल की हो गया। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर किरणें हैं। तो अब इस समांतर रेखा को ये देखिए तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक अंतर कोण जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक अंतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल AMC बराबर एंगल MCF, एंगल MCF, ये समीकरण 2। अब जब दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे, देखिए इसका ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी हमारा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल CMF इक्वल टू एंगल MFC, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हमारा क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब जो है बराबर एंगल के सामने की जो भुजाएं होती हैं हमारे किसी त्रिभुज में, वो हमारी बराबर होती हैं। तो इस एंगल के सामने की भुजा ये और इस एंगल के सामने की भुजा ये दोनों हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि MF बराबर CF, MF बराबर CF, इसको मान लेंगे समीकरण 4। MF बराबर हमारा क्या हो गया, CF। अब क्या होगा, मान लीजिए इस जो दर्पण है, दर्पण की अगर द्वारक क्षमता कम होगी तो ये यम बिंदु जो हमारा क्या है, P के निकट होगा। जब ये P के निकट होगा, जब ये क्या होगा, P के निकट होगा, तो हमारी जो FP है FM के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं FM बराबर FP, FM बराबर FP, इसको मान लीजिए समीकरण 5, FM बराबर FP हो गया। अब देखिए FM बराबर FP हो गया। अगर हम पूरी CP की बात करें तो CP बराबर क्या होगा, CP बराबर ये पूरा CP बराबर क्या कर, CF प्लस FP हो जाएगा, CF प्लस FP। अब देखिए CP बराबर हो जाएगा CF बराबर क्या है, MF, CF बराबर MF, और यहाँ से MF बराबर FP क्या है। तो देखिए CF जो है, CF प्लस FP बराबर पूरा क्या है, CP। तो अब देखिए ये CF हो गया और यहाँ से MF बराबर क्या है, CF के। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से करें कि ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ ये जो CP है, CF बराबर किसके है, MF के, और MF जो हमारा बराबर है FP के।
तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एफ पी। यहाँ से अगर इन दोनों की तुलना करें तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। तो इस सी एफ की जगह हम क्या रखेंगे, एफ पी प्लस एफ पी। अब तो सी पी बराबर हो जाएगा 2FP। अब सी पी क्या है हमारा, सी पी हमारा वक्रता त्रिज्या है, तो आर बराबर लिख देंगे यहाँ से, आर बराबर हो जाएगा एफ पी क्या है, फोकस दूरी, तो यह आर बराबर हो जाएगा 2F लिख सकते हैं। या यहां से हम लिख देंगे आर बराबर 2F या एफ बराबर आर बाई, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहां से हमको ये मिल जाएगा। यहाँ हमने क्या है ना, सी पी बराबर 2FP, सी पी बराबर 2FP। तो यहां से सी पी क्या है हमारी, सी पी क्या है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2F, यह हमारा एक संबंध मिला। यहाँ से अगर एफ बराबर निकालें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई, तो यहाँ से हमारा दूसरा संबंध निकल गया। तो वक्रता जो हमारी त्रिज्या है और फोकस जो दूरी है उसके बीच ये संबंध है कि ये जो पूरा आर बराबर है ये 2 इंटू एफ पी के होता है, और जो हमारा फोकस दूरी होता है वो पूरे त्रिज्या का यानी आधा होता है। तो ये हमारा हो गया एफ बराबर आर बाई 2। अब हम देखेंगे कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में, क्या क्या चिन्ह परिपाटी होता है दर्पण का, किस तरफ वस्तु को रखे कि हमारा पॉजिटिव हो और किस तरफ प्रतिबिंब का निगेटिव बनना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए इसमें हम क्या देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी में, जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, दर्पण के बीच मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ पर बनता है, इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर उल्टा बनता है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम वस्तु, ये जो यहाँ पर वस्तु रखी गई है, तो ये जो दूरी होती है पूरी वस्तु तक, ये दूरी हमारी यू होती है, और ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब से यहाँ की दूरी जो होती है, ये दूरी हमारी वी होता है यानी, और ये हमारी दूरी पूरा फोकस दूरी जब है ही। तो अब हम देखेंगे इस चिन्ह परिपाटी में, चलिए चिन्ह परिपाटी में हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए इस साइड कोई हमारी वस्तु है, तो वो वस्तु जो है हमारी इस साइड जो है वस्तु हमारी ऋणात्मक होगी। अगर नीचे भी कोई प्रतिबिंब या वस्तु बना है तो वो भी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ नीचे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ऊपर कोई प्रतिबिंब या कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये हमारा दर्पण का चिन्ह परिपाटी है। दर्पण के इस साइड ऊपर देखिए ऋणात्मक बन रहा है अगर कोई वस्तु है, नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो भी ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक होगा, अगर ऊपर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक होगा। अब क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, फोकस दूरी भी इस साइड होती है, वक्रता केंद्र भी इस साइड होता है। तो अवतल दर्पण के लिए हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए जो होगा हमारा फोकस दूरी निगेटिव होगी, फोकस दूरी वक्रता केंद्र और वस्तु की दूरी वक्रता केंद्र और वस्तु की दूरी। इसमें क्या होगा, अब देखिए अवतल दर्पण का तो हमारा वस्तु भी यहीं रखी जाती है इस साइड, तो यानी वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और इसका प्रतिबिंब भी नीचे बनता है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी भी इस साइड है यानी ऋणात्मक होगी, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होगा।
तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता केंद्र तथा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, तो हमारा वस्तु यहाँ रखा जाता है, तो वस्तु क्या होगा, ऋणात्मक होगा इस साइड, और उसका जो फोकस दूरी होता है इस साइड होता है, वक्रता केंद्र इस साइड होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होगी, बाकी वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी फोकस दूरी है और जो वस्तु की दूरी यू है, यहाँ जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, फोकस से उसका क्या क्या संबंध होता है, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच क्या क्या संबंध होता है उसके बारे में हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये देखिए यहाँ हमारी जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। मान लीजिए हमारी ए बी वस्तु है। अब इस ए से हमारी दो किरण निकली, एक एम जो टकराने के पश्चात हमारी फोकस दूरी से आ गई, फोकस से होकर आ गई, दूसरी क्या है, वक्रता केंद्र से जा रही है और टकराने के पश्चात ये वक्रता केंद्र से वापस आ जाएंगी। तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही, दोनों किरणें हमारी एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहीं पर हमारी इस ए डैश का प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब ए डैश से हम लंब डालेंगे तो पूरा ए बी का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे कि जो ये देखिए ये क्या है, ये इसके समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये क्या हो गया, ये कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर एंगल, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, यानी एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश। तो एंगल ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण हो गया बराबर। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री हमने लंबा डाला है, ये हमारी भी 90 डिग्री है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी, लंब के कारण ये हमारा क्या है, लंब है, लंब के कारण ये हमारी हो गई। अब किसी त्रिभुज दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो वो त्रिभुज हमारा क्या हो, समरूप होता है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब जब समरूप हो गए तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस भुजा का जो रेशियो होगा, इस त्रिभुज के इस भुजा और इस त्रिभुज की इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ये समरूप हो गया। तो यहाँ से निकल के आएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी। यहाँ से हो गया बी, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो गया यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे, अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी हमारा शीर्षाभिमुख होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश तथा एफ में क्या होगा, इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है। तो एंगल ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल एम एफ एन, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये कोण बराबर इस कोण को हो गया। अब ये कोण बराबर इस कोण लंब के कारण, तो एंगल एम एन एफ बराबर एंगल एम एन एफ, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश एफ, ये हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज भी हमारी क्या हो गई, समरूप हो गई, क्योंकि दो कोण इसमें बराबर हैं। जब समरूप हो गया तो इस त्रिभुज की एम एन और इस त्रिभुज की ए डैश, तो हम कह सकते हैं एम एन अपान ए डैश बी डैश, एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एफ एन अपान
एफ एन अपान बी डैश एफ, ये हो जाएगा एफ एन अपान बी डैश एफ। अब हम देखेंगे ये मान लीजिए समीकरण 2। आप देखिए ये हमारा ए एम एन डी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से एम एन बराबर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर एम एन की जगह क्या रखेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 1 की जब तुलना करेंगे, यानी इसका ये पक्ष जो हमारा बराबर है तो ये पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ, एफ एन अपान बी डैश एफ होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, बात करें अगर एफ एन की, अगर इस दर्पण की हमारी द्वारक क्षमता अगर कम होगी तो यम बिंदु क्या होगा, पी के निकट होगा। तो वहां से हो जाएगा एफ एन बराबर एफ एम क्या हो जाएगा कि नहीं, यानी जो एफ पी है एफ पी बराबर एफ एम हो जाएगा। यानी एफ एन की जगह हम क्या रखेंगे, एफ पी रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या होगा, अगर दर्पण की जो अगर द्वारक क्षमता कम हो जाएगी तो जो यन बिंदु है ये क्या होगा, पी के निकट हो जाएगा। जब पी के निकट हो जाएगा तो यहाँ से एफ एन बराबर एफ पी के हो जाएगा। तो हम इस एफ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ पी। तो आगे हम लिख देंगे क्या, बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ पी अपान बी डैश एफ। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से BC हमारी क्या है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC, इस BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस PC, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा PB माइनस PC अपान क्या हो गया, PB माइनस PC। अगर इतने में से इतना निकालेंगे तो यही बचेगा BC। अब बात करते हैं B डैश C को हम लिख सकते हैं पूरे PC में से, अगर हम B डैश C पूरे PC में से अगर PB डैश निकालेंगे, PC माइनस PB डैश, तो हमारा यही बचेगा B डैश C। अब हम यहाँ देखेंगे बराबर हो जाएगा किसके, FP ये बराबर हो जाएगा FP अपान अब B डैश एफ को क्या लिखेंगे, PB डैश माइनस इसको FP लिख देंगे, FP PB डैश अपान FP। अब यहाँ से देखिए क्या है, BP क्या है हमारी, BP पूरी वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी हम क्या रखते हैं, U हमारा निगेटिव होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस U माइनस, थोड़ी देर के लिए इसको हम अच्छा जानिए, माइनस U। अब PC क्या है, PC वक्रता त्रिज्या है। PC हमारी क्या, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम 2F लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2F अपान PC क्या है, माइनस 2F माइनस PB डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी निगेटिव होगा। अब जो है बराबर हो जाएगा ये FP हमारी फोकस दूरी है, F निगेटिव होगा, अवतल दर्पण निगेटिव होगा। और उसके बाद PB डैश हमारी क्या है, माइनस UV, PB डैश हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस V, फिर माइनस FP क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस F। बस यही सॉल्व कर देंगे, हमारा एक नया संबंध मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F अपान माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F अपान माइनस V प्लस F। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस UV
माइनस 2FV माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस FV। अब यह 2F स्क्वायर कट जाएगा, F इससे कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखिए FV और FV इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो UV माइनस FU बराबर माइनस FV प्लस 2FV। तो यहाँ से घट जाएगा, यहाँ से बचेगा FV के। ये हो गया। अगर हम इस यहाँ से FV, अगर इसमें हम UV और F का भाग दे दें, मान लीजिए समीकरण 5 है। समीकरण 5 में UVF से भाग देने का, समीकरण इस 5 में UVF से भाग देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, UV अपान UVF माइनस FU अपान ये हो जाएगा। अब UV कट जाएगा, FU कट जाएगा, FV और FV कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1/F दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या बचा 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U। तो अब यहाँ से हमको एक नया संबंध देखिए मिल गया। तो अब हमारा यहाँ से क्या मिला है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा दर्पण के फोकस दूरी, वक्रता, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के बीच एक नया संबंध क्या मिल गया, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है। तो चलिए हमने इसमें इस संबंध के बारे में जान लिया और भी कुछ जान लिया। तो बस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे आवर्धन क्षमता और उस पर आधारित न्यूमेरिकल और इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।